वंश, आपको कौन से फूल पसंद हैं? वंश ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुलाब के। लेकिन क्यों पूछ रही हो? विनीता की आंखों में शरारत की हल्की सी बूंद झलक रही थी। उसने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर धीरे से कहा, वह तो आपको रात में पता चलेगा, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज है। रात को जब वंश फ्लैट में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़रें फर्श पर पड़ी। बाहर के दरवाजे से लेकर कमरे तक सफ़ेद गुलाब की पत्तियों की एक खूबसूरत चादर सी बिछाई गई थी, जैसे किसी ने रास्ते को खास बनाने के लिए सजाया हो। वह कुछ पल बिल्कुल रुक कर मुस्कुराया, फिर धीरे कदमों से उन्हीं फूलों पर चलते हुए आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ खुशबू बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वह कमरे के दरवाजे तक पहुँच गया, जहाँ मध्यम रोशनी सजी हुई थी। हवा उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। वंश जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो पल भर के लिए उसके कदम रुक गए। सामने विनीता खड़ी थी, बिल्कुल यूं खूबसूरत गुलाबी रंग के कपड़ों में, जो उसके व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखार रहा था। ड्रेस बहुत पतला था, हल्की लाइट लगने से भी उसका पूरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। मध्यम रोशनी में मंजर किसी सपने से लग रहा था। विनीता के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी और आंखों में एक खास चमक उठी थी, जैसे वह सिर्फ वंश का इंतजार कर रही हो। वंश कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन खड़ा सा उसे देखता रहा, फिर बेकाबू होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे वह उस मंजर से सरप्राइज सा हो गया हो। विनीता को देखकर सच में हैरान हुआ हो। विनीता धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वंश के बिल्कुल पास आ गई थी। उसकी आंखों में झांक कर रुकी नहीं। वंश ने हल्की हैरानी के साथ मध्यम आवाज में पूछा, ये सब क्यों? विनीता के होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी। मैं धीरे से बोली, क्योंकि आज हमारी पहली सुहागरात है। हमारी सुहागरात, इसलिए मैंने सब कुछ आपके लिए सजाया है। ये कहते उसने बिना किसी उम्मीद के उसे अपनी बाहों में भर लिया और गहरा सांस लेने लगी और उसे बड़ी प्यार से अपना एहसास जता रही थी। विनीता ने वंश को अपने बाजुओं में भरते हुए धीरे धीरे उसे बिस्तर की तरफ खींच रही थी। वह पल भर के लिए कुछ कहने ही वाला था, मगर विनीता ने उसे रोक लिया और धीरे से उसे बेड पर गिरा दिया। अगले ही पल वह खुद भी उस पर झुक गई, उसकी धड़कनों की आवाज़ जैसे अपने दिल के आसपास सुनना चाहती हो। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होंठ वंश के होंठों पर रख दिए और बड़ी प्यार से उसको चूमती रही। वंश ने अचानक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में उलझन और शब्दों में बोझ साफ महसूस हो रहा था। वह गहरी आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हें बताया भी था ना कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकूंगा, फिर ये सब क्यों? विनीता ने बड़ी नरमी से अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पर डाल दिए और धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, तो क्या हुआ? आप मुझे गले तो लगा सकते हैं ना, मुझे चूम तो सकते हैं ना, बस वही कर दीजिए, मैं उसी में सेटिस्फाई हो जाऊंगी। वंश ने उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखते हुए मध्यम आवाज़ में पूछा, सच कह रही हो विनीता? सिर्फ मेरे गले लगाने और चूमने से तुम सेटिस्फाई हो जाओगी? विनीता ने जल्दी मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया। नरमी से बोली, हाँ जी बिल्कुल मेरी जान, मेरे लिए आपका ये चूमना और मुझे बाहों में भरना, बस यही काफ़ी है। ये सुनते ही वंश के सारे चैलेंज जैसे पल भर में फिसल गई थी। विनीता ने बिना देर किए उसे अपनी तरफ खींच लिया, पूरा उसके ऊपर जा गिरी। अगले पल विनीता ने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया, जैसे वह अपने प्यार का हर एहसास सिर्फ उसी पल में समझ लेना चाहती हो। विनीता ने अपने होठों से वंश को चूमते हुए धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया। हर बटन खोलने के साथ उसकी सांसें और भी तेज होती जा रही थी। वंश बस चुप से उसे देखता, जैसे उसकी मोहब्बत के आगे हर शब्द बेकार हो। कुछ मिनटों में उसने उसकी शर्ट उतार दी और फिर नरमी से अपने होंठ उसके सीने पर रख दिए, जैसे उसके दिल की धड़कनों में अपना प्यार लिख रही हो। विनीता उसके सीने को चूमते उसे बेहद मोहब्बत का एहसास दिलाने लगी थी। पूरी मोहब्बत से वंश के पास आती, अपनी चाहत में घुलती जा रही थी। वंश ने भी उसे मजबूती से अपने बाजुओं में भर लिया था, जैसे उस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहता हो। कमरे की हवा में सिर्फ उनकी सांसों की सरसराहट बाकी थी कि अचानक वंश का फ़ोन जोर से बजने लगा। आवाज़ सुनकर बुझ सा गया। झटके से विनीता से अलग हुआ, हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया, गंभीर शब्दों में बोला, हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर वह जल्दी बेड से उठ खड़ा हुआ, जल्दी जल्दी अपनी शर्ट पहने, मोबाइल हाथों में उठाया और कार की चाबियां उठाई। विनीता ने परेशानी हैरानी के मिले जुले जज्बात के साथ पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप वंश? वंश ने छोटा सा जवाब दिया, घर से कॉल आई है, जाना बहुत ज़रूरी है। ये कहते ही वह तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया और कमरे से बाहर निकल गया।
विनीता कुछ पल बिल्कुल सुन खड़ी रही, फिर उसका दिल जैसे एकदम बैठ गया। आंखों में नमी तैरने लगी, होठों पर बेबसी का साया दिखा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था कि वंश अपनी पहली पत्नी के पास गया है, जरूर वहाँ कुछ हुआ है। ये सोचकर उसका दिल चाहा कि वह खुद को ही खत्म कर दे। इतनी उदासी और नेगेटिव बातें उसके अंदर उभर रही थी। रात भर विनीता बेचैनी से सिसकियों से रोती रही। आंसू रोकने का नाम ही नहीं लेते थे। पलट पलट कर वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखती, कभी मोबाइल उठाकर वंश के कॉल के इंतजार में बैठ जाती। थकन इतनी थी कि पलकें भारी हो गई थी, मगर दिल की बेचैनी दूर न हुई। सुबह होते ही उसने खुद को संभाला, जल्दी से तैयार हुई, अस्पताल के लिए निकल खड़ी हुई। चेहरे पर उदासी मगर कदमों में फैसला। अस्पताल पहुंचकर विनीता ने अपने आप को काम में डुबो दिया। मरीजों की हिस्ट्री रिपोर्ट पढ़ी और मरीजों के साथ उसकी प्रॉब्लम डिस्कस की। हर किसी के ज़रूरत पर वह जल्दी ही ध्यान देती। उसका मूड खराब जरूर था और उदास जरूर था। वह मरीज को पहले की तरह ट्रीट कर रही थी। वंश जब आया उसने विनीता को देखा, मगर वो बातचीत के लिए तैयार न थी। उसने बस उसे देखकर उसके पैर छुए, फिर जल्दी से एक मरीज के पास जाकर उसकी समस्याओं को पूछने लगी। उसका ध्यान पूरा उस काम पर था, मरीज पर था। और उस दिन विनीता ने जानबूझकर वंश से थोड़ी दूरी रखी और अपने जज्बात को अंदर दबाए रखा। अपने काम में बिजी रही। शाम तक वार्ड में मरीजों के बीच में बिजी रही। वह एक के बाद एक फाइल चेक करती रही, नोटिस बनाती रही। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा कि एक औरत लंच लेकर वंश के कमरे की तरफ जा रही है। विनीता के दिल में चुभन सी हुई थी, आंखों में गुस्से की झलक आ गई। उसने अपने होठों को कड़वाहट के साथ दबाया। ये जरूर उसकी पहली पत्नी होगी, इसी के लिए वह कल रात मुझे छोड़कर चला गया था। ये सोचकर उसका दिल और भी भारी हो गया और अंदर ही अंदर गुस्सा और दुख ज़्यादा गहरा होता चला गया। रात में जब वंश घर आया, कमरे के सन्नाटे में उसका स्वागत किया था। विनीता कहीं नज़र नहीं आई। उसने जल्दी फ़ोन मिलाया तो दूसरी तरफ विनीता ने ठंडे शब्दों में कहा, मैं अपनी दोस्त के पास रुकी हूँ, कुछ दिन यहीं रुकूंगी। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वंश बेचैन सा कमरे में टहलने लगा, मगर बेबसी उस पर सवार हो गई थी। अगली सुबह विनीता रोज के हिसाब से अस्पताल पहुंची और मरीजों के चेकअप और उनमें बिजी हो गई। फाइल देखना, रिपोर्ट पढ़ना और नर्स को समझाना। उसने खुद को पूरी तरह काम में बिजी कर लिया। इस बीच वंश वार्ड में दाखिल हुआ। विनीता ने एक पल के लिए भी उसके तरफ नज़र न डाला, जैसे वह वहाँ मौजूद ही ना हो। वह जल्दी एक दूसरे डॉक्टर के साथ खड़ी होकर मरीज के बीमारियों की बातें करने लगी। ये सब देखकर वंश के दिल में अजीब सी चुभन हो रही थी। उसके शब्दों की चुप्पी, बगावत, उसका इग्नोर करना उसे अंदर से बेकरार कर रही थी। वंश गुस्से से वहाँ से निकलता सीधा अपने केबिन में चला गया। सारा दिन वह अपने अंदर के आग और झुलझुलाहट में घबरा रहा था। दूसरी तरफ विनीता ने भी मरीज के बीमारियों की फाइल देखने और रिपोर्ट चेक करने में वक्त बिता दिया। शाम होते ही वह जल्दी हॉस्पिटल से निकलकर अपनी दोस्त के घर चली गई। उसने अपना फ़ोन बंद कर रखा था ताकि किसी के कॉल या खबर से उसका ध्यान न बटे। इधर वंश बार बार कॉल करता रहा, एक के बाद एक नंबर मिलाता रहा, मगर हर बार फ़ोन बंद होने की टोन सुनाई देती। आखिरकार उसका गुस्सा बेबसी में बदल गया और वह गुस्सा होकर बिस्तर पर लेट गया। दिल में बहुत गुस्सा और तनाव, खिंचाव, आंखों में नींद के बावजूद बेचैनी थी, लेकिन वह गुस्से की हालत में सोचता रहा। अगली सुबह दोनों अस्पताल पहुंच गए। विनीता फिर मरीज के फाइलों में और रिपोर्ट में बिजी हो गई थी। नर्स को समझाने में, मरीजों से बात करती रही। उसी बीच उसके फ़ोन पर वंश की कॉल आ रही थी। विनीता ने पल भर को फ़ोन को देखा, फिर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ उसे वंश ने धीरे शब्दों में पूछा, आज शाम घर चलोगी? विनीता के होठों पर एक गुस्से की मुस्कुराहट उभरी थी। उसने ठंडे शब्दों में जवाब दिया, आप अपनी पत्नी के पास चली जाइए, वैसे भी आपको आधी रात को वहीं जाना पड़ता है। ये कहकर उसने जल्दी फ़ोन काट दिया। फ़ोन बंद होते ही वंश के दिल में गुस्से की एक लहर उठी थी, जबकि विनीता खुद को मरीजों में बिजी रखने लगी थी। अंदर ही अंदर उसका दिल बोझ से उभर रहा था। विनीता नर्स को बारीकी से दवाइयों के बारे में समझा रही थी, कौन सी दवाई किस मरीज को किस टाइम देनी है और कैसे सावधानी रखनी है। वह उसी में डूबकर बातें कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र फिर से उसी औरत पर जा पड़ी जो सीधे वंश के केबिन की तरफ बढ़ रही थी। पल भर विनीता का जिस्म जैसे सुन्न हुआ था, फिर उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी थी। उसके हाथ सख्ती से बंद हुए थे और चेहरे पर बहुत गुस्सा झलकने लगा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को बड़ी जोर से बंद किया था और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। दिल में आग सी भड़क रही थी।
यही वो जिसके लिए वह हर बार मुझे छोड़कर चला जाता है। विनीता के कदम रुके मगर आंखों में गुस्से की लहर थी, जैसे वह अब सबके सामने फटने वाली थी। नर्स जल्दी से विनीता के पास आई और प्यार से बोली, डॉक्टर विनीता, सर ने आपको बुलाया है, वे केबिन में आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही विनीता का दिल एक पल को जैसे और ज़्यादा तेज धड़कने लगा। गुस्सा और दुख की हालत के बावजूद उसने खुद पर कंट्रोल किया। गहरी सांस ली और बड़ी तसल्ली से देखने की कोशिश की। कदम भारी थे मगर उसने अपने आप को बिल्कुल होश में किया और धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वंश अपने कागज़ में बिजी था। विनीता ने हौसला करते हुए नरमी मगर ठंडे शब्दों में कहा, जी कहिए सर, आपने बुलाया था। वंश ने मुस्कुराते हुए अपने कलम एक तरफ रखे और विनीता की तरफ देखकर बोला, विनीता, ये मेरी बहन है आशी, और आशी ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है विनीता। विनीता के कान जैसे पल भर को बिल्कुल सुन हो गए थे। उसका दिल जोर से धड़का था। आंखों में हैरानी की चमक उभर आई थी। वह जैसे उसके शब्दों को समझ न पाई हो। असल में वंश की बहन थी आशी। आशी ने जल्दी उठकर खड़ी खुशी से विनीता को गले से लगा लिया था और नरमी से बोली, सॉरी भाभी, मैं इंडिया से विदेश चली गई थी, वरना आपकी शादी में ज़रूर आती। ऊपर से घर में थोड़ा सा काम चल रहा था, इसलिए भाई ने आपको फ्लैट में रखा हुआ था। विनीता का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। वह बहुत शर्मिंदा थी। हैरानी और सुकून के जज्बात एक साथ उसके दिल में उथल पुथल कर रहे थे। उसकी आंखें झुक गई थी और दिल में बेकाबू ही शर्मिंदा का एहसास जागा था। मैं उसे कितना गलत समझ रही थी, विनीता ने हैरानी से उलझे हुए शब्दों में पूछा। घर का काम? आशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ भाभी, घर पर भाई के कमरे का कुछ काम बाकी था, इसलिए आप दोनों को फ्लैट में रखा गया था। लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है तो हम सब अब घर वापस आ जाएंगे। और अफसोस तो ये है कि मैं कितनी अनलकी हूँ जो अपने लाडले भाई की शादी में ना आ सकी। ये कहकर वह एक लंबी सांस भरकर मुस्कुराई थी, जबकि विनीता की नज़रें बेकाबू वंश पर जा ठहरी थी, जिनमें वह अब शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और एक प्यार का एहसास जागने लगा था। रात को जब वह तीनों बंगले में दाखिल हुए तो माहौल ही कुछ अलग था। वंश ने दिन में ही सारा सामान फ्लैट से उठाकर घर में शिफ्ट करवा दिया था। आशी भी थकन के बाद अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। विनीता और वंश धीरे धीरे अपने खूबसूरत कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही विनीता ने कमरे में कदम रखा तो एक खुशबू ने उसका स्वागत किया था। कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। दीवारों पर मध्यम लाइट की रोशनी झलक रही थी और बेड पर बहुत ही रंग बिरंगी गुलाब की पत्तियां निछावर की गई थी। मंजर इतना खूबसूरत था कि विनीता पल भर के लिए रुक सी गई और उसके होंठों पर हैरानी की मुस्कुराहट फैली थी। विनीता ने कमरे की खूबसूरत सजावट को देखकर दिल ही दिल में खुशी और हैरानी को महसूस किया था, मगर साथ उलझन भी। वह वंश की तरफ देखते बोली, वंश ये सब? वंश ने मुस्कुराते हुए चुप से एक खूबसूरत सा डिब्बा उठाया और विनीता के हाथों में थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है, इसे पहन कर आओ। बिल्कुल उस दिन की तरह विनीता ने चौंक कर डिब्बे को देखा और फिर सवालिया नज़रों से वंश को देखते हुए बोली, क्या? वंश ने हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ पास आकर कहा, ज़्यादा सवाल मत करो विनीता, बस ये ड्रेस पहन लो और जल्दी आओ। विनीता जैसे ही वॉशरूम में दाखिल हुई तो शक के साथ डिब्बा खोला और अंदर बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का वही पारदर्शी ड्रेस रखा हुआ था जैसा उसने उस दिन पहनी हुई थी। पल भर को वो मुस्कुराई और उसके दिल में हल्की सी शर्माहट के साथ खुशी ने भी डेरा डाले थे। उसने धीरे से ड्रेस पहना, लंबे रेशमी बाल खोल दिए, हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगा ली, आईने में खुद को देखा तो कुछ पल के लिए वह खुद अपनी ही खूबसूरती में छुप गई थी। वह पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे सारी खूबसूरती आज उस पर आकर सिमट गई हो। विनीता जैसे ही कमरे से बाहर निकलती, वंश की नज़रें एकदम उस पर जम सी गई थी। वह कुछ पल के लिए जैसे सांस लेना ही भूल गई हो। वह इतनी मासूम और प्यारी लड़की से वह अपनी नज़रें हटाना ही भूल गया था। वह जल्दी आगे बढ़ा और विनीता के चेहरे के सामने खड़ा हुआ। उसके रेशमी बालों में एक लट उसके होठों पर गिरी हुई थी, जिसे वंश ने धीरे से उसके कान के पीछे किया। उसके पास झुककर मध्यम आवाज़ में बोला, अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी? ये कहते ही उसने बेकाबू विनीता के चेहरे पर नरम किस देनी शुरू कर दी। विनीता की सांसें तेज हो गई। वह पल भर को आंखें मूंद कर मोहब्बत में खो गई। वंश ने धीरे से विनीता के रेशमी बालों को उसके गर्दन से हटाया और झुककर वहां अपने मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा। हर किस में उसकी चाहत थी। विनीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह हैरान थी, वंश के प्यार में इतनी बेताबी और जज्बात छुपा हुआ था।
वे हर पल सांस में अपनी मोहब्बत का गहरा प्यार महसूस कर रही थी। विनीता उसके इस अंदाज पर बिल्कुल हैरान रह गई थी। वह अचानक बेताब हो गया था और ज़ोर ज़ोर से विनीता की गर्दन को चूमने लगा। विनीता घबराकर खुद को पीछे हटाती हुई आईने के सामने आकर खड़ी हुई। जैसे ही उसने गर्दन पर पड़े हुए निशान देखे तो उसके होंठों पर हैरानी और शर्म की लहर एक साथ दौड़ी, मगर वह बस ज़्यादा देर समझ ही ना पाई। इससे पहले कि वंश ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया, पल भर में उठाकर बेड पर ले आया। उसके अंदाज में चाहत के साथ साथ प्यार भी झलक रही थी, जैसे विनीता को और ज़्यादा बेखुद कर दिया था। वंश उस पर झुका और दोबारा उसके गर्दन पर नरमी से चूमते उसके जिस्म के हर एक हिस्से को चूमने लगा। उसके प्यार में ऐसी आग थी कि विनीता की सांसें और ज़्यादा बेकाबू हो गई। उसी बीच उसने दूसरे हाथ से धीरे से विनीता के ड्रेस की बारीक डोरियों को खोल दिया। विनीता के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वह आंखों के साथ बस उसके प्यार को महसूस करती रही, जैसे अपने होश हवास खुद ही खो रही हो। वंश ने धीरे से विनीता के नीचे के कपड़ों को भी खोल दिया। पल भर में उन दोनों के बीच सारी दूरियों को मिटा दिया। वंश ने अपने मोहब्बत के साथ साथ विनीता को अपने प्यार के बस में कर लिया। उसके पल भर के प्यार में इतनी तड़प गई और चाहत में इतनी बेकरार हो गई। विनीता हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। वह उस पल को और ज़्यादा परफेक्ट बना रही थी। वंश लगातार अपने प्यार को उस पर बरसा रहा था। एक ही रात में उस पर सारा प्यार लुटा देना चाहता था। वक्त की परवाह किए बिना विनीता के पास आ रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ गई और रात के 3 बजने को थे। विनीता ने अपनी नींद की आंखों को थकी हुई सांसों के साथ कांपती आवाज़ में कहा, वंश अब बस करो प्लीज़। वंश ने पल भर को सर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी मोहब्बत झलक रही थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों थक गई तुम? वंश ने मुस्कुराते हुए दोबारा उसके गर्दन पर चूमना शुरू कर दिया। विनीता ने थके हुए अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह हल्की सी सिसकी के साथ बोली, वंश मेरी जान अब गले में आ गई है। आपने तो कहा था कि आप ये सब नहीं कर सकते। वंश पल भर को रुका, फिर शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, 38 साल का पूरा जवान मर्द हूँ मैडम। बस तुम्हें एक काबिल इंसान बनने के लिए ये सब किया था। अगर तुम उस वक्त अपने पढ़ाई से ध्यान हटाकर मुझ पर लगाती तो तुम अपने कैरियर को पीछे ले जाती। तुमने जो 2 महीने में अपने ऊपर काम किया वे सराहने के लायक है। आप बेस्ट डॉक्टरनी साहिबा बन रही हैं। और ये कहकर वह एक बार फिर उस पर झुका था। सर से लेकर पांव तक अपनी चाहत के रंग उस पर बिखेरने लगा था। विनीता ने बार बार अपने कांपते होठों से उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार उसके जुनून के आगे हार मान गई थी। उसकी सिसकियां कमरे की सन्नाटे में गूंज गई थी और दोनों पल पल एक दूसरे में सिमटते चले गए। वंश सुबह 7 बजे थोड़ा सा रुका और बाथरूम चला गया था। जब बाहर निकला, कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। खुशबू अभी भी हर तरफ बिखरी हुई थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर विनीता ने आंखें खोली, मगर वह थकन से बेहाल बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी पलकें भारी और सांसें नरम हो गई थी। पूरी रात वह बड़ी मुश्किल से 1 घंटा सो सकी थी। सारे टाइम वंश अपना प्यार और मोहब्बत उस पर निछावर करता रहा। वे पल भर विनीता के लिए जैसे सपना और हकीकत के बीच आ खड़ी थी। थकन के बावजूद उसके दिल में एक अनजाना सा सुकून उभर आया था। वह अपने जिस्म के हर हिस्से में वंश की चाहत को महसूस कर रही थी। वंश के बेड पर उल्टा पुल्टा लेटी विनीता को देखता उसके होठों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे से पास आया और हल्की शरारत भरे शब्दों में बोला, विनीता मैडम, तो बताइए आप सेटिस्फाई हुई या नहीं? अगर नहीं हुई तो मुझे बता दो, मैं तो हर वक्त सिर्फ आपके लिए हाजिर हूँ। विनीता ने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई। चेहरे पर शर्म और थकन की मिली जुली असर थी। वह कुछ बोलने की हालत में न थी, बस नज़रें चुराकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तकिया मुंह में छुपा लिया। उसका यही अंदाज वंश के दिल को और भी भा गया और वे झुककर उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा। विनीता से धीरे आवाज़ में बात की, जाइए आप, अगर यहीं रुकोगी तो। उसके शब्द अभी भी पूरे ना हुए थे कि वंश झुककर उसके होठों के पास आ गया। विनीता ने जल्दी घबराहट से आंखें मूंद ली और तेजी से बोली, वंश प्लीज़, मैं थक गई हूँ, अभी नहीं प्लीज़। उसकी विनती को सुनकर वंश के होठों पर एक दबी सी मुस्कुराहट आई थी। वह नरमी से पीछे हटा और मुस्कुराते बोला, अच्छा ठीक है, अभी के लिए मान लेता हूँ। ये कहकर वह पलटा और नाश्ते के लिए कमरे से बाहर चला गया, जबकि विनीता की गहरी सांस लेते आंखें बंद कर ली। आज का दिन विनीता और वंश के लिए खास था। रात को विनीता के माँ बाप तीर्थ यात्रा से वापस आ गए थे। विनीता और वंश ने मिलकर उनका स्वागत किया था।
बातों बातों में वंश ने बहुत प्यार से और इज्जत से खुशी के साथ उनसे कहा कि वे दोनों हमारे रिसेप्शन पार्टी में ज़रूर आएं। माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्होंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। आज सुबह का सूरज रोशनी के साथ उदय हुआ था। घर में खुशी और तैयारी का माहौल था। आज विनीता और वंश का धूमधाम से रिसेप्शन होना था। हर कोने में बत्तियां और खूबसूरत लाइट और सजावट झलक रही थी। दोस्त रिश्तेदार सबको दावत दिया गया था। महफिल में मुस्कुराहट और आशीर्वाद की खुशियां बिखरी हुई थी और विनीता वंश उस नए सफ़र की खुशी में एक दूसरे का साथ पाकर अपने आप को पूरा महसूस कर रहे थे। शाम ढलते ही सारे मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। आसी अपने भाई और भाभी के साथ बड़ी खुश दिखाई दी। उसे कल ही विदेश वापस जाना था। वह अपनी फैमिली को छोड़कर आई हुई थी। उसने वंश और विनीता को प्यार से गले लगाया, मुस्कुराते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के ऊपर। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर वह विदेश के लिए अपनी फ़्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पर चली गई, क्योंकि उसके पति विदेश में ही रहते थे। इसी तरह दर्शनी देवी, पुलकित साहब भी प्यार भरी आशीर्वाद के साथ अपने घर वापस चले गए। रात गहरी हुई तो वंश और विनीता अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ गए। कमरा बिल्कुल सजा संवरा साफ सुथरा था। दिन भर की पार्टी में बिजी रहने के बाद अब वह अपने बिस्तर की तरफ चल पड़े थे। विनीता आईने के सामने खड़ी कानों से झुमके उतार रही थी कि अचानक उसके होठों पर एक सवाल आ गया। वह धीरे से आवाज़ में बोली, वंश आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि आप शादीशुदा हैं? उसके शब्द में हल्की सी शिकायत दिखाई दे रही थी। जवाब में वंश चुप से पीछे आया और नरमी से अपने बाहों में उसको उठा लिया। उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, बस देखना चाहता था कि तुम्हारे प्यार में कितनी सच्चाई है। और एकदम उसकी आवाज़ में मोहब्बत और शरारत दोनों थी। जिस पर विनीता ने आईने में अपने ही साई को देखा और हल्की सी मुस्कुराकर नज़रें झुका ली। वंश ने अचानक से पूरी ताकत से विनीता को अपने पास किया, उसके जिस्म को अपनी बाहों में भरते हुए हल्की सी खुशी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे पहले वाला वक्त अच्छा था जब तुम बड़ी रोमांटिक हुआ करती थी। हर बहाने से आकर मेरे होठों पर किस कर जाती थी। मुझे बहुत ही मज़ा आता था। कभी गर्दन पर किस करती, कभी सीने पर। अब तो बस शर्माती रहती हो। कहाँ गई तुम्हारी वो हिम्मत? खुशी और शरारत के मिले जुले और मोहब्बत थी, जबकि विनीता का चेहरा शर्म से और ज़्यादा लाल पड़ गया था, जैसे वो यादें उसके दिल में जिंदा होती हो। विनीता ने धीरे से नज़रें झुकाते हुए शर्माती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके एक रात एक पल इन सब पर भारी हो गई है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आप इतने ज़्यादा रोमांटिक निकलोगे। तुम्हारे होंठों के निशान मुझे अपने फाउंडेशन से छुपानी पड़ेगी। ये कहते ही उसके होंठों ने मुस्कुराया और वंश के होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी। उसने पास होकर उसके कान में धीरे से बात की, ये तो अभी शुरुआत है विनीता। वंश ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ उसके कान में बात की, ये तो अभी शुरुआत है विनीता। फिर हल्की सी आंख मारते हुए बोला, मैं ज़रा सा फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर वह बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद कर लिया। इधर विनीता आईने के सामने आकर अपने झुमके जेवर धीरे धीरे उतारने लगी। अपने भारी लहंगे को भी उतार दिया। नरम और सादी सी नाइटी पहनी वह हल्की सी सुकून भरी सांस लेकर बेड की तरफ बढ़ गई थी। अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला। वंश ने अंदर से झांकते हुए आवाज़ दिए, विनीता पानी नहीं आ रहा, नल खुल नहीं रहा, मेरे हाथों में झाग है, प्लीज़ ज़रा सा आकर देख लो। उसके अंदाज में मासूमियत थी और शरारत भरी थी, जिस पर विनीता के होंठों पर बेकाबू ही मुस्कुराहट आ गई थी। विनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप खुद कोशिश करो, खुल जाएगा। अंदर से जल्दी से वंश की शरारत भरी आवाज़ आई, मुझसे नहीं खुल रहा, तुम आ जाओ ज़रा। विनीता ने मुस्कुराते हुए तसल्ली में बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन दिल ही दिल में हल्का सा हंसी दबाकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, देखने के लिए झुकी, अचानक वंश ने पल भर में उसे अपनी तरफ खींच लिया। विनीता संभल भी ना पाई थी कि सीधी उसके बाजुओं में आ गई। अगले ही पल उसने ऊपर हाथ बढ़ाकर सावर ऑन कर दिया। ठंडे पानी की धार सीधी विनीता पर गिरी और वह एकदम चौंक कर उसके सीने से जा लगी। कुछ ही पलों में उसके नाजुक जिस्म पूरी तरह भीग गया था। वह हैरानी और शर्म से कांपती हुई वंश को देखने लगी, जबकि वंश बिल्कुल खिलखिलाकर हंसते हुए उसे और ज़्यादा अपनी बाहों में खींचकर चिपका लिया। पानी की बूंदें विनीता के बालों और चेहरों से टपक रही थी। वह घबराहट और शर्म के साथ वंश को देख रही थी कि वंश ने पल भर की भी देरी ना की और एकदम अपने होंठ उसके होंठ पर गड़ा दिए। विनीता की आंखें हैरानी से फैल गई, मगर अगले ही पल वह उसके प्यार में ढल गई। सावर के नीचे खड़े दोनों जिस्म एक दूसरे में सिमटने लगे।
वंश ने बड़ी प्यार से उसे अपनी बाहों में भरकर बाथ टब में ले दिया। धीरे धीरे उसके जिस्म पर अपने होठों से निशान छोड़ने लगा। विनीता की सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। वंश ने शावर के नीचे भीगते हुए विनीता को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। बाथ टब में लिटाकर उसे सांस भी न लेने दे रहा था। वह सिर्फ आहें और सिसकियां भर रही थी। उसके बाद उसे उठाकर बेड पर लाया। विनीता का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जान चुकी थी कि आज भी वंश की मोहब्बत से बच नहीं पाएगी। उसकी आंखों में शर्म और मोहब्बत की एक झलक देखने को मिली थी, जो विनीता के दिल को और भी करार दे गई थी। वह पूरी तरह उस पर झुका था, पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत और जुनून के साथ उसे चाहने लगा था। विनीता के होठों से मध्यम सिसकियां निकलने लगी, जो हर पल और तेज होती जा रही थी। कमरे में उनके प्यार और मोहब्बत की धीरे धीरे सिसकियां चल रही थी, जैसे वक्त थमसा गया हो। आज भी वंश का विनीता को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह पूरे प्यार के साथ उस पर अपने प्यार, अपने होठों का निशान छोड़ता जा रहा था, जैसे उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अपने प्यार का मोहर लगा रहा हो। विनीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति इतना ज़्यादा रोमांटिक भी निकलेगा। उसकी सांसें गले में ही अटकने लगा, दिल की धड़कनें बेकाबू थी और वे खुद को पहले से कहीं ज़्यादा बेहाल महसूस कर रही थी। मगर वंश था, एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसके प्यार में वह जुनून, वह चाहत झलक रही थी जो विनीता को बेखुद किए जा रही थी। वह रात जैसे उनकी जिंदगी का मोड़ बदल गई थी। उसके बाद हर दिन विनीता और वंश के बीच में मोहब्बत और बढ़ने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे से पहले से ज़्यादा प्यार से जुड़े थे। अब उनके रिश्ते में न सिर्फ प्यार थी, बल्कि भरोसा और सुकून भी शामिल हो गया था। अस्पताल में भी उन्होंने सबके सामने अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया था, जिस पर सब खुश नज़र आ रहे थे। अब हॉस्पिटल में भी सभी जान चुके थे इन दोनों की आपस में शादी हो चुकी है। सभी बहुत हैरान हुए थे। इतने सख्त डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने लव मैरिज की, इसलिए वे और ज़्यादा हैरान थे। विनीता सभी हॉस्पिटल में छेड़ रहे थे, छुपी रुस्तम हो तुम। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।